अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और हम इस वक्त स्पेशल ट्रांसमिशन जो कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से है सिर्फ बोल न्यूज़ पर आप हमें देख सकते हैं। और इलेक्शन के जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हमें वक्तन फ़वक्तन मौसूल हो रहे हैं वो हम अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर बोल न्यूज़ की टेलीविज़न स्क्रीन पर आपको पहुँचा रहे हैं। लेकिन उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान की अपनी है, गिलगित बल्तिस्तान की अपनी एक सियासी तारीख भी है। लेकिन अगर हम बाकायदा तौर पे आम इंतखाबात की बात करें तो 2009 में गिलगित बल्तिस्तान का पहला बाकायदा तौर पर इलेक्शन हुआ था और उस इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने अक्सरियत ली थी, हुकूमत बनाई थी। और उस पीपल्स पार्टी के जो वज़ीर आला बने थे पहले वो मेहंदी शाह थे। क्योंकि हमारे यहाँ एक रिवायत है कि जो इस्लामाबाद में जिसकी हुकूमत होती है, वफाक में जिसकी हुकूमत होती है, उसी का अक्स अमूमी तौर पर आपको गिलगित बल्तिस्तान में भी नज़र आता है और उसके साथ साथ कश्मीर के इलेक्शन में भी नज़र आता है। उसके बाद 2015 में आम इंतखाबात हुए जिसके नतीजे में PMLN ने हुकूमत बनाई। उनके जो वज़ीर आला थे वो थे हफीज़ुर रहमान। फिर इलेक्शन होते हैं 2020, यानी वफाक में PTI की हुकूमत थी। तो जो हम आपसे बात कर रहे हैं कि अमूमी तौर पे वही अक्स आपको कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में नज़र आता है। तो इसी तरह से जब 2020 के इलेक्शन जब वफाक में PTI की हुकूमत थी तो गिलगित बल्तिस्तान में भी PTI हुकूमत बनाने में कामयाब हुई और उनके वज़ीर आला खुर्शीद थे, खालिद खुर्शीद। जुलाई 2023 की अगर मैं बात करूं तो गिलगित बल्तिस्तान की आला अदालत ने खालिद खुर्शीद को नाअहल करार दिया और उसके बाद तहरीक इंसाफ का जो नाराज़ धड़ा था वो आगे आया, फॉरवर्ड ग्रुप भी उसको कहते हैं। और उनके साथ पीपल्स पार्टी भी मिली, उनके साथ PMLN भी मिली और हाजी गुलबर खान को नया वज़ीर आला मुंतखब किया। नाज़रीन, ये जो असेंबली थी ये पिछले साल यानी 2024 के नवंबर में 25 नवंबर को ये तहलील हुई थी। निगरान सेटअप आ गया था और जो इलेक्शंस थे वो जनवरी में ड्यू थे। लेकिन चूँकि वहाँ का जो वेदर है वो बड़ा हार्श वेदर होता है और उस वक्त जब इतनी स्नोफॉल हो, रास्ते बंद हो, तो डेफिनेटली इलेक्शंस हो ही नहीं सकता, इलेक्शन का अमल वहाँ पर नहीं हो सकता। तो इसलिए जो है अब वहाँ पर ये इलेक्शंस हो रहे हैं। हम इस ट्रांसमिशन का आगाज़ करेंगे, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बात करेंगे, वहाँ के जो मसाइल हैं उनसे भी बात, जो शख्सियात यहाँ से जब जब इलेक्शन कैंपेन्स होते हैं, चाहे वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हो, चाहे वो PTI की क़यादत हो या वो PMLN की क़यादत हो, वहाँ पर जाके बुलंदो बावे दावे करती है कि हम ये भी करेंगे और हम ये भी करेंगे और हम ये भी करेंगे। उस वक्त उनको वहाँ के देरीना मसाइल का इदराक भी होता है, लेकिन जब इलेक्शन जीत जाते हैं, जो अभी तक की सूरत हाल है, वहाँ के मसाइल झूम के तूर रहते हैं। इस्लामाबाद से हमारे साथ एहतशाम साहब मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और हमारे साथ लाहौर से बतूल राजपूत हमारे साथ हैं। तो ज़रा उनको भी इस में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बतूल। वालेकुम सलाम। नादिया, मुझे पूरी तरह शामिल आप कर लें, जरा ना भी करें नहीं तो नहीं, ठीक हम है। आपको ज़रा शामिल कर लेते हैं ना, कोई बात नहीं, पूरी तरह भी शामिल होते रहिएगा। और वैसे जब एक ही स्क्रीन है और एक ही चैनल है तो हम और आप शेयर कर रहे हैं, आप भी उतनी शामिल हैं जितनी मैं शामिल हूँ, जितने अभी कुछ ही देर में हमारे साथ शाम साहब। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नादिया। बस वो आप कराची से आपका बोलने का अंदाज, जब भी मैं आपको सुनती हूँ मुझे कराची की बहुत सारी मेमोरीज हो जाती है। यस, तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो आपने मच दावत दी। बतूल, थैंक यू सो मच। और इनफैक्ट मैं कराची से हूँ और इस समय भी मैं कराची में ही मौजूद हूँ और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन पे हमारी भी गहरी नज़र है, आपकी भी गहरी नज़र होगी। बताइए ज़रा क्या देख रही हैं हालात वहाँ के और क्या लगता है मैदान कौन मार रहा है? नादिया, आज की जो एक्सरसाइज थी वो तो बहुत इम्पोर्टेंट थी। सारा दिन हमने देखा कि कोई दंगे फसाद नहीं हुए, पुरअमन एक्सरसाइज थी। लेकिन जैसे ही पोलिंग का जो वक्त था कंप्लीट हुआ तो आपने देखा कि नैयर बुखारी और कमर कायरा साहब भी शिकायत कर रहे थे कि उनको फॉर्म 45 तक रसाई नहीं मिल रही। फिर जब हमारी उनसे बात भी हुई तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने फौरी हमारी शिकायत को सुना है। तो जिन पोलिंग स्टेशन से हमने कहा कि हमें नहीं मिल रहे फॉर्म्स, वो अरेंज किए जा रहे हैं और बाकी पोलिंग स्टेशन से हमें मिल रहे हैं। तो इससे आपको ये तो अंदाजा हुआ कि इस इलेक्शन में भी ऐसे अनासर जो हमेशा चाहते हैं कि रिगिंग का फैक्टर दूर ना रहे, या इसमें भी हमें वो नजर आया। बट ओवरऑल बहुत चीजें अनएक्सपेक्टेड नहीं थी। आई वाज टॉकिंग टू फ्यू पीपल वेरी क्लोजली वाचिंग द इलेक्शंस ऑन द ग्राउंड। उन्होंने कहा कि इस दफा क्योंकि पाकिस्तान का जो इंटरनेशनली इमेज है वो बहुत बदला है। डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान बहुत और तरह से परसेप्शन दूसरे ममालिक पाकिस्तान को परसीव करते हैं, और इसी लिहाज से यही इन्फ्लुएंस गिलगित बल्तिस्तान पे भी आएगा, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान की जियोपॉलिटिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस और इन्फ्लुएंस है, और जो वहाँ की आवाम है वो रिलेट करती है इस्लामाबाद के
इम्प्रेशन से, इररिस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट कि वो गवर्नमेंट तो वहाँ की रिवायती आती है जैसे कि हाँ। आप पहले कह रही थी, लेकिन ये था कि मजीद हैंड्स इन ग्लव्स और एक मजीद इतफाक की सिचुएशन होगी, सेंटिमेंट्स बहुत इस्लामाबाद की तरफ जाएगी। बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि जो मुतालबात हैं इस इलेक्शन के बाद वो ये सियासी जमातें उसको कितनी इंपॉर्टेंस देंगी। आई एम सॉरी मैं आपका वक्त ज्यादा ले रही हूँ, लेकिन नादिया आपने नोट किया होगा कि जितनी पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं, हम्म। जितना पाकिस्तान का मीडिया है पिछले 3 4 5 दिन में वहां पे, इससे पहले ये आपको कहाँ नजर आया? जितने सियासतदान आते हैं इलेक्शन सीजन में आ जाते हैं, इलेक्शन के दिनों में आते हैं। बिलावल भुट्टो साहब अभी कह रहे हैं हम सुबह बनाएंगे, आप पहले भी बना सकते थे, आपको 2009 में भी गवर्नमेंट मिली थी। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही एहसन कह रही इकबाल हैं। साहब ने कहा कि 100 यूनिट का, उन्होंने कहा कि 100 यूनिट का यूनिट लगाना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है, तो हाँ। सर लगा दें, आपको कौन रोक रहा है? आपके 5 और दफा ये आप लोग और वजीर ये आजम वो बन चुके हैं हैं, तो जिन जो मुझे अपने लगता है अपने कि पाँच आप पाँच साल मुकम्मल कर चुके हैं वहाँ पे, पूरे पूरे टेन्योर मुकम्मल कर चुके हैं 5 5 साल। लेकिन वही जो पिछले 10 सालों में 2009 के बाद से जो देरीना मसाइल हैं वो आज भी हैं। मैं एहतशाम साहब को भी शामिल गुफ्तगू करूँगी। एहतशाम साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है नादिया आपकी आवाज। शुक्र है इस्लामाबाद वालों को कराची की आवाज़ आई। एहतशाम साहब, ये कराची वाले जो है ना वो तो एक मुद्दत से बड़े जोरावर रहे हैं। उनकी सर आवाज क्यों जोरावर नहीं तो है आएगी? मगर कराची वालों की आवाज़ नहीं जाती इस्लामाबाद वालों को। वो तो भला हो हमारे नहीं, वो टेक्निकल बहुत से इंजीनियर्स हवाले का से और अब ऑडियो जाना शुरू इंजीनियर्स होगी का फिर। कि आप तक आवाज़ आ रही है। कराची की आवाज़ आप इस्लामाबाद में सुन सकते हैं। ये तो है, बिल्कुल सुन सकते हैं जी। बिल्कुल सही बात है। अच्छा एहतशाम साहब, बिल्कुल बतूल अपना बता रही थी और जाहिर सी बात है जो मसाइल हैं गिलगित बल्तिस्तान के वो अपनी जगह हैं। कैन यू मतलब मैं अगर एहतशाम साहब अगर आप इजाज़त दें, 2020 का इलेक्शन मैंने गिलगित बल्तिस्तान से जाके कवर किया था। मैं खले 10-12 दिन में वहाँ पर रही थी, मैंने लोगों से ही बात की थी। जो मैं लोगों से आज से 5 साल या 6 साल पहले, ऑलमोस्ट इट्स बीन 6 ईयर्स, क्योंकि वो इलेक्शंस डिले भी हुए बिकॉज ऑफ हार्श वेदर एंड एवरीथिंग, तो जो मसाइल मैंने आज से 6 साल पहले गिलगित बल्तिस्तान जाकर लोगों के मुंह से सुने थे और जिन चीज़ों को कवर किया था, एज इट इज़ आज भी वही मसाइल गिलगित बल्तिस्तान वालों के। और ये मसाइल जो मैंने 2020 में सुने थे वो उनके उससे पहले भी थे, यानी जब PMLN की गवर्नमेंट थी उससे पहले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। ये हुकूमतें जब अपना टेन्योर वहाँ पर इंजॉय कर रही होती हैं, अपनी हुकूमतें वहाँ पर इंजॉय कर रही होती हैं, वो मसाइल उस वक्त हल क्यों नहीं करती? इलेक्शन के दिनों में वहाँ पे जाती हैं, बुलंगो बांग दावे करती हैं, वापस आ जाती हैं, लेकिन मसाइल गिलगित बल्तिस्तान वालों के हल नहीं होते। एहतशाम साहब, इसकी क्या वजह है? लेकिन नादिया इसको थोड़ा सा इस तरह हम देख लें हम्म। कि आज़ाद कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, अपरेंटली तो थोड़ा सा उनका एक लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस थोड़ा डिफरेंट बनता है, लेकिन है सारे के सारे एम ही सही हैं। और जो एग्जैक्टली। मिजाज आप देखती हैं यहाँ पे पॉलिटिक्स का है और जिस तरीके से चीज़ें शेप अप होती हैं मरकज़ में पाकिस्तान में, इसी तरह बहुत से हवाले से वहाँ पे होती हैं। लेकिन एक चीज बड़ी प्रोमिनेंट जो इस दफा होके सामने आई है वो ये है कि जी अभी आपने जिक्र किया 2009, 2015, 2020 जी। इन इलेक्शन को देखा जाए और आज के इलेक्शन को देखा जाए तो मुझे बड़ा वाज़ेह तौर पे नादिया फर्क लग रहा है। देखिए इस दफा जो हम देख रहे हैं, शायद तो मेरा ख्याल है एस्टैब्लिशमेंट भी, बाकी लोग भी जिनको अंदाजा था कि इस दफा इलेक्शन ये फॉर्म 47 का बड़ा शोर हुआ था 2024 में, उसके बाद इसको थोड़ा ठीक होना चाहिए। फिर मेरा ख्याल है जिस तरह पॉलिटिकल अवेयरनेस जितनी ज्यादा उस इलाके में है और जिस अंदाज से पॉलिटिकल कैंपेन चलाएगी सारी सियासी जमातों की तरफ से, तो मेरा ख्याल है बड़ा वाज़ेह तौर पे एक चीज तो समझ आती है बात कि बाई एंड लार्ज इलेक्शन जो है फेयर होता हुआ नजर आता है। 70% से ज्यादा वो राजा शहबाज साहब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कहते हैं कि लोगों ने वोट कास्ट किया है। टर्न आउट मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर होगा। अब देखें आप जो सवाल कर रही है बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि भाई क्या वजह है। ये वही है कि नारेबाजी होती है इलेक्शन से पहले और बाद में जब कहा जाता है कि जी वादे पूरे नहीं किए तो इसलिए तो लोग कहते हैं कि जी 4 साल के बाद फिर वही नुमाइंदे हमारे पास आते हैं। देखें इनके बड़े पिकुलर किस्म के मामलात हैं। अभी देखें जिस तरीके से पानी का इश्यू है, दयामार बादशाह डैम, वो आप देख लें कि पिछले 20-22 साल से बन रहा है। 3 दफा रीसेटलमेंट के पैसे जमीनों के लोगों को मिल चुके हैं लेकिन ये डैम नहीं बन पा रहा। फिर वहाँ पे आप देख लें वो जो दूसरी बेल्ट है हुंजा ऊपर चले जाए तो आगा खान फाउंडेशन वहाँ काम करती है, लेकिन गिलगित पर्टिकुलरली स्कर्दू में जिस तरीके से जिस तरह काम होने चाहिए उस तरह काम होते नहीं है, वादे बहुत किए जाते हैं। अब देखें इस दफा मुझे लगता है कि बड़ा शदीद मरकज पे भी दबाव होगा। अभी आप देख लें जिस तरीके से उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि जी 39
बिलियन रुपया जो है ना इस दफा हम गिलगित को देंगे, जो पिछले साल मेरा ख्याल है 30 बिलियन के करीब था। अभी से उनको लग रहा है, चाहे कागजों की हद तक है, वो क्लोज टू $40 बिलियन कह रहे हैं कि जी बजट में इनका हिस्सा रखेंगे, लेकिन ये काफी नहीं होगा। अब लोग जिस तरीके से सवालात उठा रहे हैं, कारकर्दगी की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है बड़ा दबाव होगा। और खास तौर पे अब इलेक्शन के बाद, इस इलेक्शन के बाद, क्योंकि वाज़ेह तौर पे तो नादिया लगता नहीं है कि कोई सियासी जमात जो है ना वो सादा अक्सरियत 24 में से 17 सीट के जीत के आएगी, तो लिहाजा कोलेशन पार्टनर ही बनेंगे। भले पीपल्स पार्टी और नून लीग इस वक्त सख्त नाराज हैं, मुझे लगता है कि ये जिस तरह मरकज में इकट्ठे हैं शायद यहाँ पे भी इकट्ठे हो जाएंगे, या फिर ये इस्तेकाम पार्टी और कुछ और लोगों को मिला के सारा मामला चलेगा। अब रहा सवाल जो पीटीआई के लोगों ने पीटीआई के लोगों ने नादिया आज़ाद के तौर पे इलेक्शन लड़ा है, कंपेनिंग उन्होंने भी की है, और वो शफी जान साहब तो दावा कर रहे हैं कि जी 70% से ज़्यादा हमारे लोग कामयाब हो गए। मुझे लग रहा है कि 2024 में जब आज़ाद अरकान नादिया, आपको याद है, जीत के आए थे पीटीआई के, फिर बहुत सारे लोग जो है ना वो नून लीग में शामिल हो गए थे, कुछ पीपल्स पार्टी में चले गए थे। इस दफ़ा वैसे बैरिस्टर गौर कह तो रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उनसे पूछा गया बार बार ही क्या आपने कोई उनसे अंडरटेकिंग ली है कि वो इस तरह नहीं करेंगे, तो कहते नहीं अंडरटेकिंग कोई नहीं है, लेकिन वो हमारे साथ रहेंगे। तो मेरा ख्याल है इस दफ़ा के इलेक्शन में एक कम से कम ये होगा कि ये एक प्रेसिडेंट सेट करेगा। अगले महीने 27 तारीख को गलमन आज़ाद कश्मीर में भी इलेक्शन होने हैं, तो वहाँ पे भी लोग पूछेंगे कि जी जीबी का इलेक्शन हुआ, वहाँ पे ये बातें की गई, ये मुतालबात माने गए, कितने लोग इसके हवाले से कामयाब होते नजर आते हैं, कितने नहीं है। तो मेरा ख्याल है अब बड़ा टफ टाइम हो जाएगा। वो पावर पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन पॉपुलर पॉलिटिक्स बिल्कुल ही आप अगर भूल जाएं कि जी लोगों की अहमियत ही नहीं, तो शायद बात नहीं बनेगी। हाँ, हिंदुस्तान को बड़ी तकलीफ है, खास तौर पे 370 और 35A जो आपने देखा कि उन्होंने लेकिन अपना क्या कहते हैं मकबूजा कश्मीर का, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, हमने देखा कि मकबूजा कश्मीर में तो 370A और 350 को लगाकर 35 को लगाकर उन्होंने एक उसका एक आईनी, चाहे झूठा ही सही, लेकिन बहरहाल जो कुछ उन्होंने किया है कि स्टेटस दिया, लेकिन हम अभी भी उसको एक स्टेटस देने में नाकाम है। ऑल्दो कि ठीक है, हमारा जो कॉज है वो शायद उससे मुतासर होता है, या हमारा जो बेसिकली जो केस है उससे मुतासर होता है अक़वाम मुत्तहिदा में, बट ये और फिर हम जब कैंपेन्स करते हैं तो फिर हम कहते भी हैं कि हम गिलगित बल्तिस्तान को हम उसका एक आइनी हक़ देंगे, उसका एक आइनी स्टेटस देंगे। मैं तो हैरान ये हूँ कि आज गिलगित बल्तिस्तान में 20-20, 21-21 घंटे की लोड शेडिंग होती है। स्टे विद अस। अच्छा बतूल, ये जो इलेक्शन कैंपेन जिस जीबी में चल रही थी, तो मुझे तो 2024 की बिलावल भुट्टो जरदारी की इलेक्शन कैंपेन याद आ गई कि उनकी तमाम जो तोपों का रुख था वो PMLN की तरफ था, और जब इलेक्शंस हो गए तो दोनों ने सर जोड़े और साथ बैठ गए और एक दूसरे के इत्तेहादी बन गए। आपको क्या हालात लग रहे हैं? जिस तरह से अभी एहतशाम साहब कह रहे हैं कि वहाँ पर भी कोई जमात वाज़ेह अक्सरियत या सादा अक्सरियत नहीं ले सकेगी और फिर इनको साथ बैठना होगा, किस मुँह से बैठेंगे? इसी मुँह से बैठेंगे फिर? जी नादी, इसी मुंह से बैठेंगे। और आपको पता है कि जब ये 2024 के इलेक्शंस हो रहे थे तो बिलावल लाहौर की ग्राउंड मन में था और अब है। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसी है। बतूल एक सेकंड, बतूल से अपनी ये बात कंप्लीट कर लें एहतशाम साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी बतूल। जी बिल्कुल एहतशाम साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हो नादी, ये पहली दफा तो नहीं हो रहा कि हम इस बात पे हैरान हो जाएं कि सियासतदान एक दूसरे के दस्तों गिरबा हो रहे हैं, जबान इतनी सख्त इस्तेमाल हो रही है, लेकिन फिर वो इकट्ठे बैठ जाएं। बिल्कुल इसी तरह के इम्कानात हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की जो असेंबली होगी उसमें ये दोनों जमातें साथ बैठी होंगी छोटे ग्रुप्स के साथ, और इससे पहले और इसी मुंह से बैठी होंगी जो आप कह रहे हैं कि इसी मुंह से बैठेंगे। और यही तो सियासत का कमाल है कि आप ये जमहूरियत का हुस्न है जो आपने हुस्न वाले लफ्ज से तो मैं इख्तिलाफ करूंगी, पर जो भी हुस्न है यही है। दिस इज हाउ इट इज। नादिया, अभी कुछ देर पहले आप बात कर रही थी 22 घंटे लोड शेडिंग की, और ये बहुत अहम नुक्ता है। और आप कह रही थी कि 3-4 घंटे बिजली आती है, तो आप यकीन करें कि जो गिलगित बल्तिस्तान की पानी से बिजली बनाने की कैपेसिटी है वो 10 से 15 हज़ार से ज्यादा है, और वहाँ पे जो पैदावार है वो सिर्फ 100 मेगावाट की बिजली है। और इससे पहले भी मैं आपसे कहती थी कि एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि हमारे लिए बहुत आसान है प्रोजेक्ट्स लगाना, तो आप प्रोजेक्ट्स लगाएं। वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास फ्रीक्वेंटली इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, उनके पास इंटरनेट नहीं होता, वो अपनी क्लासेस नहीं ले सकते, वहाँ पे पाबंदी की शरह बहुत कंसिडरेबल है, लेकिन बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग एक्सेस टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री स्मूथली, तो वो उनको अनएम्प्लॉयमेंट के भी इश्यूज हैं, वहाँ पे बच्चे अपनी क्लासेस भी नहीं ले सकते।
और जो क्लाइमेट का डिजास्टर होता है हर साल हम गिलगित बल्तिस्तान में देखते हैं, उसमें ना सिर्फ जीबी का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होता है बल्कि पाकिस्तान के दीगर इलाकों का भी होता है। कोई ये नहीं सोचता कि इस पानी को किस तरह से इंटेलिजेंटली इसका पोटेंशियल इस्तेमाल करें, इससे बिजली बनाए। अभी आप मेहदी शाह का जिक्र कर रही थी, मेहदी शाह की एक स्टेटमेंट है कि जो फैसिलिटी हमें मिलनी चाहिए क्योंकि पानी यहाँ का है, यहाँ पे बिजली बननी चाहिए, वही पाकिस्तान के दूसरे इलाकों को मिलती है। तो ये दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट एग्जैक्टली कि किसी की इस पे तवज्जो इसलिए नहीं तकसीम के जो जाती। मामलात है ना वो हमारे यहाँ बतूल, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये बड़े अनफॉर्चुनेट है। मैं जब वहाँ पर थी ना तो मुझे उन्होंने जब बताया कि हमारे पास पानी नहीं है तो मैंने हैरान थी। मैंने कहा यार यहाँ जितना पानी है मतलब हर तरफ पानी पानी, लेक्स हैं वहाँ पर, दरिया हैं वहाँ पर, ग्लेशियर्स है। तो उन्होंने कहा जी ये पीने के काबिल नहीं है। मतलब आप सोचें कि पानी के कितने हसीन पुरफिजा मकाम पे बैठे हुए हैं, झीलों के बीच में बैठे हुए हैं, लेकिन पीने को पानी मुयसर नहीं है, इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है वहाँ पर, लेकिन नादिया वहाँ पे बिजली नहीं फिल्टर प्लांट्स लग सकते हैं, वहाँ पे हैवी लग मशीन की सकते हैं इस्तेमाल ना, हो सकती है, वहाँ यही पे तो अलमिया डेवलपमेंट है। हो सकती है। एग्जैक्टली बतूल, यही तो अलमिया है कि बहुत कुछ हो सकता है लेकिन वहाँ पर नहीं हो रहा। और अभी हुंजा की बात कर रहे थे एहतशाम साहब कि हुंजा में जो आखन कम्युनिटी है, जो उन्होंने बड़े वहाँ पर काम किए और वहाँ की जो लिटरेसी रेट है वो मेरे ख्याल है 90s में है, मतलब 98-99% है। और ओवरऑल भी आप खुद कह रही थी कि बड़ा कंसिडरेबल रेट है। साजिद मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी साजिद मीर साहब। साजिद मीर साहब, कहा यही जा रहा है अमूमी तौर पर, अगर मैं गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की बात करूँ, एहतशाम साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका जो इतनी कंट्रोवर्सी फॉर्म 45 फॉर्म 47 की जनरेट हुई थी 2024 के इलेक्शन में, तो अब मेरा ख्याल है कि इससे शायद थोड़ा सा डिस्टेंस किया जा रहा है, काफ़ी हद तक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की तरफ जाया जा रहा है, या रुझान है। हाउ यू सी दैट? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आज मैं खुद सारा दिन पोलिंग स्टेशन पे मैं ऑब्जर्व करता रहा हूँ और जो पोलिंग का पूरा प्रोसेस हुआ है वो बड़ा फेयर हुआ है। और फॉर्म 45 भी अभी तक जो कैंडिडेट्स हैं जहाँ जहाँ पे पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट फाइनल हो गए थे उनको मिल भी रहा है, हमारे पास भी आ रहा है। और दूसरा ये कि गिलगित बल्तिस्तान की आबादी बहुत थोड़ी है और जो जीतने का रेशो है यहाँ पे 5,000 10,000 पे जो कैंडिडेट है वो जीत जाता है। तो उस फॉर्म 47 की तरफ जाना काफी मुश्किल है। अच्छा, बहुत मुश्किल है, लेकिन पीपल्स पार्टी कुछ अपनी रिजर्वेशंस का इजहार कर रही है, इस पर किस हद तक वो जायज है? पार्टी मेरे ख्याल में जो मैंने मीडिया में सुना उसमें ये था कि उनको फॉर्म 45 नहीं मिल रहा है प्रिजाइडिंग ऑफिसर से, तो वो मिलना स्टार्ट हो गया, काफी पहले से मिल रहा है। जहाँ तक फॉर्म 47 की है, तो जिस तरह मैंने पहले बताया कि पूरा जो प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट रखा गया है, मीडिया को भी एक्सेस पूरी दी गई है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें जो पीपल पार्टी का अभी जो कंसर्न है फॉर्म 47 के हवाले से, उसकी अभी कोई ऐसा कोई बुनियाद अभी नहीं है। अच्छा, तो अमूमी तौर पर आप क्या रुझान देख रहे हैं जो गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज आ रहे हैं, या जितने परसेंट भी नताइज मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के आ गए हैं, अमूमी रुझान क्या है वहाँ पर? जो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज है उसमें ओवरऑल अगर मैं देखूं तो पाकिस्तान पीपल पार्टी हमें लीड करती हुई नजर आती है। और उसके बाद अगर सीटों की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स तकरीबन जीत चुके हैं। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं, तकरीबन 5 से 7 कैंडिडेट जो आज़ाद हैसियत में वो बरतरी में है। तो ये जो हुकूमत बनेगी कोई स्प्लिट किस्म की हुकूमत ही बनने जा रही है आगे। अच्छा, तो जब आज़ाद की आप बात करते हैं, क्योंकि जो पीटीआई है वो वैसे जमात तो इस इलेक्शन में कैंपेन नहीं करी बिकॉज उनके पास तो इंतखाबी निशान नहीं है, तो जब हम आज़ाद की बात करते हैं तो वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद समझे जाएं या वो पीटीआई बैक्ड कैंडिडेट्स हैं? इस वक्त जो पीटीआई बैक कैंडिडेट्स एक तो हुंजा में लीड पे हैं अभी क्योंकि डिसाइड नहीं हुआ है, और एक गिजर में लीड पे है। अच्छा। उनका भी क्योंकि अभी फाइनल फैसला नहीं हुआ है। बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो आज़ाद हैं, जिस तरह गांची से असद शफीक साहब हैं, उनकी क्लियर तकरीबन लीड है। और उसके अलावा सैयद अनवर साहब हैं, गांची से ही उनका ताल्लुक है, वो भी आज़ाद हैसियत में जीते हैं। दिलपजीर साहब भी इस वक्त बरतरी उनको हासिल है दियामर से 15 से, अभी तक इससे कोई फैसला नहीं हुआ। अच्छा, मुझे मुख्तसर बताएगा, फिर मैं एहतशाम साहब और बतूल की तरफ जाऊंगी। टर्न आउट क्या रहा है अभी तक, सामने आया ये कोई कि कितना परसेंट टर्न आउट रहा है इलेक्शन वोट डालने का?
ऑफिशियली तो इस हवाले से कोई स्टेटमेंट नहीं, जो हमारे अपनी असेसमेंट है उसके मुताबिक 50 से 60% के दरमियान कोई वेरी गुड, टर्न आउट होगा। ब्रिलियंट ब्रिलियंट। एहतशाम साहब, आप कोई सवाल करना चाहेंगे? देखिए, एक चीज बताइएगा इसमें कि अभी ये जो बात हो रही है पानी का, बड़ा बतूल ने भी जिक्र किया, नादिया ने भी किया, तो एक बहुत बड़ा वहाँ पे इशू भी है। अब साथ साथ बिजली का भी है, 22-22 घंटे। अब वहाँ पे जो कंपेन चली है, वहाँ पे तो लोगों ने ये भी बातें की हैं जी कि आज़ाद कश्मीर में 3 रुपए फी यूनिट आप बिजली दे रहे हैं, हमें भी दें। अगर ये अलहदा बात है कि पाकिस्तान में मैं, नादिया, बतूल जो है वो 70 रुपए से ज्यादा फी यूनिट देते हैं, आपको लगता है कि ये दबाव आएगा पानी के साथ बिजली का भी, जिस तरह उन्होंने सिटीजन कमेटी अगरचे कलअदम होगी आज़ाद कश्मीर में, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है बिजली का। हुकूमत मजबूर हो जाएगी जो भी नहीं आएगी, और मरकज की हमायत से कोई वो रिलीफ दे पाएंगे बिजली की कीमत कम करने के हवाले से? साजिद मीर, आपसे सवाल किया था साजिद मीर। उनकी आवाज तो ये नहीं आई। अच्छा, वो ये पूछ रहे थे, वैसे एहतशाम साहब वो तो आपको पता है कि धौंस और धमकी से हुआ था, किस तरह से उन्होंने जो कुछ किया, जो भी कश्मीर में सूरत हाल रही। बहरहाल मैं दोबारा आपका सवाल रिफ्रेस कर देती हूँ। साजिद भी वो कह रहे हैं बेसिकली कि जिस तरह से वैसे तो बिजली नहीं है, लेकिन बिजली की जो कीमत है जो आज़ाद कश्मीर में इस तरह 3 रुपये हो गई थी, जब आपको याद है जो कलअदम तंजीम है एक्शन कमेटी कश्मीर, उसके बाद क्या गिलगित बल्तिस्तान वालों का भी ये मुतालबा है कि हमारे यहाँ भी बिजली की कीमत कम कर दी जाए? यहाँ पे बिजली पहले से ही बहुत ज्यादा सस्ती है, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सस्ती बिजली है यहाँ पे। और यहाँ पे इसीलिए 60% जो इसलिए वहाँ पे बिजली नहीं है। बिजली यहाँ पे दूसरी है कि बिजली के बिल लोग 60% से ज्यादा लोग बिल ही नहीं देते हैं। ओ माय गॉड, क्यों? बस बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहाँ पे मीटर ही नहीं लगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया साजिद मीर से। हुआ तो दोबारा हम आपको जहमत देंगे ताकि आप मजीद वहाँ की जो भी सूरत हाल है इलेक्शंस के हवाले से उसे आप हमें आगाह करें। बतूल, आप कुछ कह रही थी, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट किया उस वक्त। बतूल, आपको आवाज आ रही है? मुझे बतूल की आवाज नहीं आ रही है। अच्छा एहतशाम साहब, अब हम ये बात ये कर रहे थे कि चलें अभी तो जिस तरह से आप भी बात कर रहे हैं, जिस तरह से बतूल भी बात कर रहे हैं, और मेरा भी अंदाज़ा यही है कि वहाँ पे एक स्प्लिट गवर्नमेंट बनेगी, वो जो हम हैंग पार्लियामेंट हमेशा से कह रहे होते हैं कि जिसमें PMLN भी होगी और पीपल्स पार्टी भी होगी। लेकिन आज एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। अच्छा चलिए मैं बतूल से बात कर लूँ पहले, फिर बतूल आवाज आ रही है? जी नादिया, आई होप आप मुझे सुन पा रही है। बिल्कुल नादिया, मैं जो हमारी कॉलीग ने भी हमें ज्वाइन किया, मैं भी इसी बारे में उनसे बात करना चाह रही थी कि क्या उनको लगता है या क्या जीबी अंडरस्टैंडिंग है कि नेशनल फाइनेंस। जी, तो मैं वो पॉइंट आपकी तरफ लेके आती हूँ कि नादिया, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि नेशनल फाइनेंस कमीशन को लेके क्या जो पॉइंट ऑफ व्यू PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रहा है, वो इस इलेक्शन के बाद उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वो नेशनल असेंबली में या सेनेट में रिप्रेजेंटेशन करवाएंगे ताकि वो एक इंतजामी यूनिट की हैसियत से बाहर निकल के सूबे की तरह ऑपरेट करे, जैसे बिलावल साहब ने कहा है। आई रियली वांट टू सी कि सारी सियासत जमातें जीबी को कैसे ट्रीट करती हैं, क्योंकि अब इंटरनेशनली जैसे बलूचिस्तान बहुत नजरों में रहता है, जीबी बहुत नजरों में रहता है, आज़ाद कश्मीर, ये वो इलाके हैं जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को लेके भी बहुत एक टॉप लेवल पे डिस्कस होते हैं दुनिया में। तो ये बहुत अहम है कि इसके हवाले से कानून साजी की जाए। ये बतूल, जो यहाँ पे मरकज में एस्टैब्लिशमेंट की या सियासी जमातों की मजबूरी है, वो ही है कि 370A और 35A के बदलने के बाद यूनियन टेरिटरी में जब शामिल कर लिया उन्होंने मसूदा कश्मीर को, तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल होगी है कि हम उसकी वो आईनी तौर पे उसके स्टेटस को तब्दील कर सके। राब्ता करेंगे। नैयर हुसैन बुखारी साहब हैं, क़मरुज़्ज़मा कायरा साहब हैं, दोनों शख्सियात के ये बयान सामने आए हैं कि हमें जो है वो फॉर्म 45 के हवाले से मुश्किलात का सामना है या उनको नहीं दिए जा रहे हैं। ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद जो वहाँ के वोटिंग के बाद का जो अमल है, जो गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हम तक मौसूल होते रहेंगे, वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे और उसकी जो लम्हा बल लम्हा इस सूरत हाल है उससे भी आपको आगाह करते रहेंगे। स्टे विद अस।
जी नाज़रीन, बोल की ट्रांसमिशन में जो कि खुसूसी तौर पर जारी है इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात को लेकर आज पूरा दिन वहाँ पे बड़ी पुरअमन पोलिंग रही है। पोलिंग का अमल मुकम्मल हो गया और उसके बाद अब नताइज का इंतज़ार है। 7 बजे तक पैमरा की इंस्ट्रक्शन थी कि कोई नतीजा अनाउंस नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके बाद से गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज जो अब तक मौसूल हो रहे हैं वो हम पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल की न्यूज़ पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, उसकी स्क्रीन तक आपको पहुंचा रहे हैं और ये जिम्मेदारी का सिलसिला चलता रहेगा। इसमें पूरी जिम्मेदारी मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि हो सकता है कि हम उस रेड रेस में ना हो, लेकिन जो भी नताइज हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हैं वो कम अज़ कम पूरी जिम्मेदारी के साथ हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि मुकम्मल तौर पर ये गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज है। कुछ रिजर्वेशन खासकर पीपल्स पार्टी की इसमें नज़र आ रही है, ऑल्दो कि पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने भरपूर तरीके से कैंपेन की है। बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ पर कई दिन मौजूद थे, आसफा भुट्टो जरदारी वहाँ पर मौजूद थी, पीटीआई की पीपल्स पार्टी की आला क़यादत वहाँ पर मौजूद थी और उसके बरक्स अगर हम देखें पीएमएलएन की जो सेकंड ईयर की लीडरशिप थी वो वहाँ पर थी, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब वहाँ पर आए थे लेकिन उन्होंने कुछ घंटे ही वहाँ पर गुजारे, कोई बड़ा जलसा नहीं किया, एक मुख्तसर तकरीर की और उसके बाद वो वहाँ से चले गए। मरीम नवाज साहिबा 2020 के इलेक्शन में फुल कैंपेन करती नज़र आई थी, लेकिन इस दफ़ा जो उनकी सेहत के हवाले से कुछ जो खबरें थी, फिर उनकी कोई सर्जरी भी हुई थी, शायद इस बिना पर वो रेस्ट पर हैं और वो इस इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा नहीं बन सकी। इलेक्शन कैंपेन की अगर हम बात करें तो पीटीआई की भी यही शिकायत थी कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये एज पीपल्स पार्टी को ज़रूर हासिल होगा जिस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी ने वहाँ पर कैंपेन की है। अच्छा एहतिशाम साहब, एक चीज़ और जो कश्मीर के सूरत हाल रही और उसके अलावा जो बजट के मामलात हैं, क्योंकि बजट पहले 5 को था अब वो 10 को कर दिया, कहा कुछ जगहों पे ये भी जा रहा था कि शायद पीपल्स पार्टी के कुछ इख्तिलाफात थे और कुछ रिजर्वेशंस थी, मैं इख्तिलाफात तो नहीं कहूँगी, कुछ अब आज उनकी इसहाक़ साहब से भी मुलाकात हुई है और जो कश्मीर की सूरत हाल है उस पर भी उन्होंने कुछ तशवीश का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि जी हम इस पर वज़ीर आज़म से मिल के बात करेंगे। तो क्या इन दोनों बातों का और इन रिजर्वेशंस का और इन मामलात का कोई लिंक आप देख रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन पर भी असरअंदाज हो के नताइज पर? देखिए एक चीज तो मैं नादिया आपको बता सकता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है ना वो इलेक्शन से पहले वो मैसेजिंग करते रहे हैं, सिग्नलिंग पोस्टरिंग ये थी मरकज में भी और पावर दैट बी से भी कि भाई आप हमें हुकूमत बनाने दें जीपी में। लेकिन आपने देखा फिर बात वही आ जाती है, मरकज में जो हुकूमत है उसको दूसरे अपना जीबी में भी हुकूमत मिलनी चाहिए। ये तो एक आपने देखा है तरीका बन गया है करसे। एहतिशाम साहब लेकिन कश्मीर में, सॉरी एहतिशाम साहब मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन कश्मीर में भी तो सूरत हाल डिफरेंट है ना, वहाँ मरकज में पीएमएलएन है लेकिन कश्मीर में पीपल्स पार्टी बैठी है। देखिए वहाँ थोड़ी सी सिचुएशन तब्दील हुई है, आपको याद है कि पीटीआई की गवर्नमेंट थी खत्म की गई, फिर आपने देखा पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई, फिर कुछ अर्सा पहले इलेक्शन होने थे, फिर इसको डिले किया गया। अब देखिए वहाँ पे जो सूरत हाल कितनी तेजी के साथ बदल रही है, अगले महीने उनके भी इलेक्शन होने जा रहे हैं, वहाँ तो सूरत हाल मेरा ख्याल है अब बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी, अनलेस अब जो बातें सुनने में आ रही हैं यही है कि जी ये फैसला अपने तौर पे किया अपने जो फैसल राठौर साहब हैं, लेकिन बाद में उनको ख्याल आया कि शायद जल्दी में फैसला कर लिया, क्योंकि पीपल्स पार्टी की क़यादत सुनने में ये आ रहा है उन्होंने कहा है कि ये क्या किया आपने, और फिर अब ये भी बातें हो रही हैं कि उनकी क़यादत से दोबारा से मिलने की बातें हो रही हैं कि भी आके बैठ के बातें करें। वही आपको याद होगा जो एक दफ़ा पहले हुआ था एक मजहबी पार्टी के साथ, उसको कलअदम करार दिया गया, फिर उसके बाद फिर उनको दोबारा रिवाइव कर दिया गया था। ये फैसले होते हैं नीज एक रिएक्शन करके, ये मेरा ख्याल है ठीक नहीं होते। हाँ एक बात ज़रूर है कि जिस तरीके से उनके मुतालबात 38 में से 35 मान लिए गए थे, सारे बड़े मुतालबात, बिजली आपने देखा 3 रुपए कर दी गई थी। एक मुतालबा उनका बड़ा था कि ये जो 23 लाख जो महाजरीन के वोट्स हैं जो वहाँ से श्रीनगर से लोग आए थे जम्मू से, वो जो है ना उनकी तब 12 सीटें खत्म कर दी जाए, वो तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मसला है, उन्होंने कह दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे दिया है कि इसके लिए तो आइन की तरमीम करनी पड़ेगी, वो भी फैसला दे दिया, वो नहीं हो सकता। मेरा ख्याल है बहुत से हवालों से तो शायद गैर जरूरी तौर पे ये एहतजाज है, उसकी टाइमिंग भी ठीक नहीं थी। एक तरफ जीबी में इलेक्शन हो रहा है, एक तरफ आपने सारे मुतालबात मानने के बावजूद 3 मुतालबे रह गए थे और आज सारी तफसीलात
तारिक फजल चौधरी साहब ने भी बताई थी। तो वो तो मेरा ख्याल है सूरत हाल वहाँ पे आप देखते हैं कि वहाँ क्या बनती है, हुकूमत क्या रवैया अख्तियार करती है। 70 से ज्यादा लोग उनकी गिरफ्तार हो गए हैं, छोड़ते नहीं छोड़ते। मेरा ख्याल है इसका असर थोड़ा सा जो है ना जीपी पे भी आया होगा। अब जीपी के लोग जो है ना बड़े पीसफुल पुरअमन रहे हैं, और इस तरह की आपने देखा बहुत ज्यादा वहाँ पे हमने देखते हैं कि सियासी हलचल के साथ साथ जो लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी के मामला थोड़ा कभी कभी खराब होते हैं, लेकिन उस तरह नहीं हुए जिस तरह हमने देखा कि 2025 में आज़ाद कश्मीर, मुजफ्फराबाद और बाकी 12 शहरों में हुए थे। तो अब यही लग रहा है कि हुकूमत भी इस बारे में सोचेगी कि भाई अब ये दो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान ये हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बहुत अहमियत इख्तियार कर गए, खास तौर पे जीबी। अभी देखिए हम नहीं फैसले कर सकते जीबी के बारे में, भले अपना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहें कि जी हमें प्रोविंस बना के देंगे, बनाया अपने वक्त में नहीं था। और नवाज शरीफ साहब जो है ना अपनी हुकूमत से गिला करते नजर आए जब आपने वहाँ थे, उन्होंने कहा देखिए जी हमें तो पता ही नहीं है कि इसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है क्या जीबी का, इसको ठीक करने की जरूरत है। तो मेरा ख्याल है ये गवर्नमेंट के अंदर ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि इसके साथ क्या करना चाहते हैं क्या नहीं। आपको याद होगा मैं आपको बता रहा था कि 1947 के आज़ाद होने के बाद थोड़े से बाद कश्मीर आज़ाद हुआ, फिर उसी साल जीबी वाले जो है ना उनको आज़ादी मिल गई थी, और उन्होंने नादिया ये कहा था कि हम तो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। आज़ाद कश्मीर के लोगों ने ये नहीं बात की थी, उस वक्त हमने शामिल नहीं किया। वो वक्त और आज का वक्त क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्टेक्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट बातें लगती हैं, लद्दाख है उधर दूसरी तरफ, आपने देखा है इसके बड़ा इतराज भी हिंदुस्तान की तरफ से आया है। तो हम वो फैसले नहीं कर सकते कि अपनी मर्जी का सूबा बना दें और चीजें ठीक रहें, क्योंकि इंटरनेशनली फिर हमारा जो स्टैंड है हमारा वीक होता है। एग्जैक्टली ये तो हमारी किस्मत नहीं है। हाँ अच्छा ठीक है। अच्छा बतूल, तो आखिरी बात इसमें वही है, आखिरी बात नादिया अगर मैं कहूँ, अभी देखें जो सुबह के बाद सूरत हाल में लगता है बड़ी तेजी के साथ बदल जाएगी। और वही कायरा साहब बतूल के साथ प्रोग्राम में थे, मैं भी था, उस वक्त बड़ा उनको गुस्सा था। उससे पहले वो कि जी फॉर्म 47 की तरफ जा रहे हैं, फॉर्म 45 नहीं दिया। फिर बतूल के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नहीं ठंडे हो गए, हमें मिल रही ये चीज़ें। तो लग रहा है कि ज़्यादातर लोग जो है ना उन्होंने इस रिजल्ट को तस्लीम किया होगा, कर रहे होंगे। नतीजतन वो जो हमेशा हम सुनते हैं हर इलेक्शन के बाद, चाहे यहाँ पे है चाहे आज़ाद कश्मीर, दूसरी तरफ के जी धांधली हो गई और इलेक्शन को नहीं मानना। मुझे लगता है कि ये कई बरसों के बाद ये प्रेसिडेंट बनने जा रही है कि जीबी के इलेक्शन में होपफुली सारे इसको तस्लीम करेंगे। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा एहतशाम साहब, मैं थोड़ा सा अपने नाज़रीन को बताती चलूँ ताकि उसके बाद जब वो जो भी हुकूमत बन जाती है वो कम से कम जीबी के लोग उनको याद दिलाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी जब पूरी कैंपेन कर रहे थे जीबी इलेक्शन में, तो उनके जो वादे थे, उन्होंने कहा कि लोगों को मेरिट पर रोज़गार फराहम करेंगे, माशी तरक्की के लिए चीन के साथ मिलकर काम किया जाएगा, और उसके अलावा उनका कहना था कि सरमायाकारी और के लिए नए मौक़े वो पैदा करेंगे, तरक्की करेंगे। चौथी जो है 4.1b यानी 4.1b के तरमीम के ज़रिए जो हुकूक बाकी सूबों को दिलवाएं, गिलगित बल्तिस्तान को भी दिलवाएंगे। अभी एहतशाम साहब कह रहे हैं कि प्रैक्टिकली शायद उस तरह से मुमकिन ना हो। इलेक्शन जीते तो पहले मरहले में लोगों को 28,000 मुरब्बा मील का मालिक बनवाएंगे, ये भी नहीं पता कैसे करेंगे। बतूल है क्या कह रहे हैं? मुझे नहीं लगता नादिया, ये देखें ये नारे हैं सिर्फ, ठीक, ये वादे हैं, ये नारे हैं और ये इलेक्शन कैंपेन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक से वापस आते हैं। बुलेटिन हेडलाइंस की तरफ भी हम जाएंगे और उसके बाद इस ट्रांसमिशन को कंटिन्यू रखेंगे। सो स्टे विद अस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।